बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बेवा नंद अपनी छोटी बच्ची के साथ मेरे घर आ गई। मैंने उसे सिर्फ इस शर्त पर रखा कि वो मेरे घर की सफाई करेगी। कुछ माह बाद वो फौत हो गई। मैंने उसकी मासूम बच्ची को स्कूल से हटाकर झाड़ू पोछे में लगा दिया। उसकी सारी किताबें कूड़े में फेंक दी। मेरे बच्चे पढ़ते थे, वो बच्ची बस चुपके से उनकी किताबें पढ़ने की कोशिश करती, आंखों में ख्वाब छुपाए। वक्त गुजरता गया, वो जवान हुई और मुझे खौफ हुआ कि कहीं वो मेरे बेटे को ना बहका ले। उस पर बदचलनी का झूठा इल्जाम लगाकर मैंने उसे घर से निकाल दिया। बरसों के बाद एक लड़की के साथ जबरदस्ती के इल्जाम में पुलिस मेरे बेटे को गिरफ्तार करके ले गई। मैं इंसाफ के लिए अदालत पहुंची। जज ने मेरा केस सुनने के लिए बुलाया। दरवाज़ा खुला और मैंने जब उसकी तरफ देखा तो मेरी आंखें फट पड़ी। मेरे दरवाजे पर जब वो आई थी तो उसके चेहरे पर खाक, आंखों में खौफ और हाथों में लरसती हुई बच्ची थी। नन थी मेरी, लेकिन बरसों से दिल का रिश्ता खत्म हो चुका था। मैंने उसके लिए दरवाज़ा खोला ज़रूर, लेकिन दिल बंद रखा। कुछ लोग दिखावे के लिए हमदर्द होते हैं, मैंने तो वो भी नहीं किया। पर उस दिन वो हाल देखकर भी मेरा दिल नहीं पसीजा। शायद इसलिए कि मैं जानती थी इस जैसी औरतें ही जिंदगी को बिगाड़ देती हैं। शौहर की कमाई पर नाज, ससुराल की इज्जत पर गुरूर और किस्मत की मेहरबानी पर इतराना। पर किस्मत का पलटना कौन रोक सकता है। वो मेरे सामने आई। चादर मैली थी, माथा पसीने से भीगा हुआ और लबों पर इल्तिजा। भाभी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बच्चे के लिए पानी तक नहीं मिला। भाई घर पर हैं? मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया। ओह हाँ, भाई याद आ गए। जब तेरे ससुराल में सोने की छुरी चलती थी तब तो ये घर भी छोटा लगता था ना। उसकी नजरें झुक गईं, जैसे अल्फाज की मार इस बार पहले से ज्यादा लगी हो। मैंने दिल में कहा, चलो अब गुरूर खत्म हुआ। फिर भी उसे अंदर आने दिया, शायद इसलिए कि मैं देखना चाहती थी वो जो कल तक हमें कमतर समझती थी आज कैसे गिड़गिड़ाती है। मैंने उसे बैठने को कहा, पर बैठने की जगह नहीं दी। वो खुद ही फर्श पर बैठ गई, बच्ची को गोद में लेकर। उस बच्ची की आंखें मेरी तरफ तक रही थी, जैसे पूछ रही हूँ, यही है वो औरत जिसके घर हम आए हैं। मैंने किचन से एक पुरानी प्लेट में कुछ सूखी रोटी रख दी और पानी का गिलास। ये खा लो, खैरात नहीं है, एहसान है, समझी। वो सर हिलाती रही। इतने में मेरा शौहर आ गया, उसका भाई। उसने बहन को देखा तो खामोश हो गया। मर्द अक्सर जज्बात से डर जाते हैं, खास तौर पर जब मामला बहन का हो। उसने पूछा, क्या हुआ, कहाँ थी? नन ने नजरें जमीन पर गाड़ दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया। शौहर का कारोबार खत्म हुआ, कर्जे चढ़ गए, एक एक चीज बेची, फिर बीमारी ने आ लिया। आखिरकार वो भी चला गया। दरो दीवार सब छोड़ आए। मेरे शौहर ने अफसोस से सर हिलाया। मैं चुप रही। मेरे दिल में उसके लिए रहम का नामो निशान न था। जब उसकी शादी हुई थी तो पूरे मोहल्ले में उसके ससुराल की शान के चर्चे थे। सोने की चाय की प्यालियां, गाड़ी, ड्राइवर, नौकर चाकर, सब कुछ था। और हम किसी खाते में शुमारी नहीं होते थे। पर अब वो खुद एक झोरी लेकर आई थी रहम मांगने। क्या यही वो औरत नहीं थी जो कहती थी, आपके शौहर तो जितना भी कमा लें हमारा मयार नहीं छू सकते? अब उसकी जबान बंद थी। उसने बच्ची को चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन बच्ची भूखी थी। मैंने कहा, बच्चों के लिए सब कुछ वक्त पर किया जाता है। तुमने क्या सोचा था दुनिया तुम्हारी खिदमत करेगी? नंद कुछ न बोली। मैंने सच कहा था, जो लोग दुनिया से मुंह मोड़ कर चलते हैं एक दिन दुनिया भी उनसे मुंह मोड़ लेती है। उस रात खाने की मेज पर मैंने साफ साफ कहा, यह हमारे घर का निजाम है, कामकाज में हाथ बटाना होगा और बच्ची को पढ़ाने का शौक है तो वो भूल जाओ, हम किसी का खर्च नहीं उठाते। मेरे शौहर कुछ कहना चाहता था, पर मैंने उसे आंखों से रोक दिया। वो चुप हो गया। नन ने आहिस्ता आवाज में कहा, भाभी बस कुछ वक्त की बात है, मैं कोई काम कर लूंगी बाहर। मैंने हंसते हुए कहा, बाहर? तुम जिन्होंने कभी चाय खुद नहीं बनाई अब नौकरी करोगी? जमाना देखो, रक्षे वाले तक महफूज नहीं रहे। तुम जैसी औरतें या तो बिक जाती हैं या मर जाती हैं। वो एक लम्हे को चुप रही, फिर सर झुकाकर बोली, आप जो कहेंगी वही करूंगी। मुझे उसकी ये शिकस्त देखकर अजीब सा सुकून मिला। मैंने उसे वही कमरा दिया जो हम कभी गोदाम के लिए इस्तेमाल करते थे। दरवाजे का कुंडा टूटा हुआ, एक पुराना पंखा और बिस्तर के नाम पर बोली, ये तुम्हारा कमरा, और याद रखना सुबह 5 बजे उठना है। झाड़ू, बर्तन, नल सब तुम्हारी जिम्मेदारी। वो सर हिलाती रही। कोई सवाल नहीं, कोई शिकवा नहीं। जैसे वो हार चुकी हो, जैसे वो जान चुकी हो कि इस घर में सिर्फ खामोशी के बदले रहने की इजाजत है। सुबह 5 बजे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं जानती थी वो नंदी होगी। मैंने दानिस्ता देर से दरवाजा खोला। वो सामने खड़ी थी, आंखों में नींद की लकीरें, हाथों में पानी की बाल्टी। मैंने पूछा, क्या हुआ, कुछ खास काम है? वो झिझकी,
कपड़े धोने थे। बाल्टी कहाँ रखूं? मैंने आंख घुमाकर सहन की तरफ इशारा किया। यहाँ रख दो, और हाँ, नल के नीचे पानी बहने न देना। हमारे यहाँ रिस्क का ज़िया बर्दाश्त नहीं। घर के छोटे छोटे काम भी मैंने ऐसे उसे दिए जैसे कर्ज हो। दिन का आगाज बर्तन मांजने से होता, फिर झाड़ू, फिर कपड़े, फिर नाश्ता बनाना, फिर सबके कपड़े इस्त्री करना। वो किसी मशीन की तरह चलती रहती। बच्चे उसके पीछे पीछे रहती, खामोश, सहमी हुई। मैंने कभी उसे बच्चों के साथ खेलने ही नहीं दिया। ये घर है, चिड़ियाघर नहीं। वो दिन एक जैसे होते जा रहे थे। मैं नाश्ता करती और वो छत पर कपड़े डालती। मेरे बच्चे ट्यूशन जाते और उसकी बच्ची बाहर बैठकर माँ को बर्तन धोता देखती। कई बार वो लड़की किताब उठाए छत पर चली जाती, चुपचाप कुछ पढ़ने लगती। एक दिन मैंने देख लिया, वो जीने पर बैठी उर्दू की पुरानी किताब पढ़ रही थी, शायद प्राइमरी की। मैं गुस्से से बोली, ये पढ़ाई लिखाई के ड्रामे बंद करो। यहाँ पढ़ने के पैसे नहीं है। तुम लोगों का काम सिर्फ काम है, समझी? मैंने उसकी किताब फाड़ दी। बच्ची की आंखें फैल गईं और नंद के चेहरे पर सदमा साफ था, मगर बोली कुछ नहीं। बस किताब के टुकड़े समेटने लगी, जैसे अपना वजूद समेट रही हो। उस रात मैंने अपने शौहर से कहा, देखो, मैंने तुम्हारी बहन को रख लिया है, मगर उसकी बेटी को कोई गलत ख्याल आया तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। बेहतर है कि ये लोग अपनी हैसियत में रहें। वो कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, बस चंद दिन की बात है, कुछ संभल जाए तो चली जाएगी। मैंने कहा लगाया, चंद दिन? ये दिनों की बात नहीं, ये बोझ बरसों का है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये बोझ घर के सुकून को खा जाएगा। एक दिन मेरी छोटी बहन आई। जैसे ही उसने नंद को देखा तो हैरत से बोली, अरे ये तो वही है ना जो अपने ससुराल में हर वक्त सोने के जेवर पहनती थी। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, किस्मत देखो, अब हमारे बर्तन मांजती है। हम दोनों की हंसी पर नंद ने नजरें झुका दी। मैंने बहन को इशारा किया, अंदर आ, चाय पी, इसे कहती हूँ बनाए। नंद ने चुपचाप चाय बनाई। मैंने बहन से कहा, दूध थोड़ा देना, महंगा हो गया है। नंद के हाथ जरा से कांपे, शायद उसे लगा वो ताना उसके लिए है, और था भी। उनके लिए ये घर कैद बन चुका था। कोई मौका नहीं, कोई तफरी नहीं, सिर्फ काम, खामोशी और तजलील। मैंने उसे बावर्ची खाने में हर चीज़ सिखाई, ऐसे जैसे किसी गुलाम को हुनर सिखाया जाता है ताकि वो मालिक का काम अच्छी तरह कर सके। एक दिन वो बहुत बीमार हुई, जिस्म पर दाने निकल आए, बुखार था। मैंने कहा, अद्वियात की ज़रूरत हो तो बाहर जा सकती हो, लेकिन पैसे हमारे नहीं मिलेंगे। अपनी चीज़ें बेचो या अपनी माँ की बाकी निशानी बेच दो। उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसके हाथ में एक पुरानी अंगूठी देखी जो गायब हो चुकी थी, शायद दवा खरीदने के लिए बेच दी। रात को मैंने सुना वो बेटी के साथ सरगोशी में कुछ कह रही थी, शायद तसल्ली दे रही थी। मैंने दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुना, हम कमज़ोर ज़रूर हैं लेकिन गुनहगार नहीं। किसी दिन तुम पढ़ोगी और सब कुछ बदल जाएगा। मैंने सोचा, बदलने की हिम्मत इस घर में ना उसको दी जाएगी ना उसकी बेटी को। ये निज़ाम, ये ताकत उसी वक्त कायम रहता है जब कमज़ोर खामोश रहें। जब किसी घर में खामोशी से कोई तब्दीली आ रही हो तो सबसे पहले वो आंख पहचान लेती है जो कंट्रोल करना जानती हो। मेरी वही आंख थी। मैंने महसूस कर लिया था कि अब सिर्फ माँ नहीं, वो बच्ची भी कुछ छुपा रही है, और ये छुपाना किसी गुनाह का नहीं, किसी ख्वाब का था। ख्वाब जो मेरी दीवारों में इजाज़त के बगैर सांस ले रहे थे। वो बच्ची जो हमेशा नज़रें नीचे रखती थी, अब सीढ़ी के कोने में जा बैठी, कभी छत के दरवाजे के करीब, कभी सहन के कोने में। पहले मैं समझती रही कि खेल रही होगी, मगर जब मैंने उसके हाथ में फटी हुई कॉपी और पुराने अखबार देखे तो मेरे शक ने यकीन की शक्ल इख्तियार कर ली। मैंने कमरे की सफाई के बहाने एक दिन उसकी पुरानी संदूकची खोली। अंदर से अर्धजली किताबें, किसी पुराने रिश्तेदार की नोटबुक और एक स्कूल की पुरानी रीडिंग बुक निकल आई। मैंने खुद से कहा, यही कमी रह गई थी, अब ये पढ़ लिख कर बड़ी बनना चाहती है। मैंने फौरन अपनी सास के सामने तब कर कहा, ये बच्ची चुपके चुपके पढ़ती है, कल छत पर बैठी उर्दू की कहानी पढ़ रही थी। तुमने ही कहा था ना कि ये सिर्फ खिदमत के लिए आई है, फिर ये वजीर बनने की तैयारी क्यों कर रही है? सास खामोश रही, उसने कुछ नहीं कहा। मुझे गुस्सा निकालना था। उस रात मैंने बच्ची के हाथ से कॉपी छीनी और कहा, ये क्या है? किताबें? इस घर में पढ़ने की इजाज़त नहीं। तुम्हें सफाई सीखनी चाहिए, ना कि लफ्ज़ों के पीछे भागना। नंद दौड़ी आई। उसने कहा, भाभी बच्ची है, सिर्फ पढ़ रही थी, आप चाहें तो मुझसे दुगना काम ले लें, लेकिन बच्ची को ना रोकें। मैंने उसकी बात काट दी। यही तो सिखाया था तुमने। ज़बान खोलनी शुरू कर दी। कल को स्कूल जाने की जिद करेगी, फिर यूनिवर्सिटी, और फिर हमसे भी ऊंची बातें करेगी। यही ख्वाब तुम्हारे ससुराल की तबाही का सबब बने थे, अब यहाँ भी ले आई हो। उस दिन मेरा गुस्सा एक नई हद को पहुँच गया था। मैंने सबके सामने नंद को कह दिया कि इस घर में सिर्फ वही रह सकता है
जो मेरे उसूलों पर चले। अगर तुम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हो तो फिर अपना घर अलग कर लो या खामोशी से रहो। नंद खामोश हो गई। वो कुछ लम्हे रुकी, फिर आहिस्ता से बोली, ये बच्ची और मैं सिर्फ छत के नीचे रहने आए थे, ख्वाब मांगने नहीं। मैंने उसका जवाब नहीं दिया, बस सोचा कि दिन रात इन पर नजर रखनी होगी। मैंने लड़की के कमरे में चोरी से झांकना शुरू कर दिया। एक रात मैंने देखा वो चांदनी में बैठकर फुटपाथ से उठाई गई किताब पढ़ रही थी। अंधेरे में आंखें सुकेड़ कर लफ्जों को पहचानने की कोशिश कर रही थी। मैंने फैसला किया कि अब इस पर पहरा लगेगा। मैंने उसे सफाई के ऐसे ऐसे काम दे दिए कि वक्त ही न बचे। बर्तन धोने के बाद दरवाजे मांजने, कपड़े धोने के बाद सहन का फर्श घिसने का हुक्म। उसके हाथ की जल्द फटने लगी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके जज्बे में कोई कमी नहीं आई थी। वो सुबह काम करती, दोपहर में कपड़े सुखाती और रात को फिर किताब तलाशती। एक दिन मैंने उसे पुराने अखबार के अंदर छुपकर कुछ लिखते देखा। शायद किसी का मजमून निकल कर रही थी। मैं चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ी रही और सुना, अम्मी देखना, मैं एक दिन कुछ बनूंगी, सबको बताऊंगी कि हम जैसे भी हक रखते हैं ख्वाब देखने का। मुझे ये जुमला तीर की तरह लगा। उसके अल्फाज मेरे हुक्म को चैलेंज कर रहे थे। मैं जानती थी अब उसे सिर्फ दबा कर रखा जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इल्म के खिलाफ नहीं लड़ रही थी। वो भूख, तजलील और मेरे जैसे लोगों के खिलाफ लड़ रही थी, खामोशी से। मैंने तब समझा कि इल्म आग की तरह होता है, अगर सुलगने लगे तो पानी डालने से भी बुझता नहीं, सिर्फ अंदर ही जलता है। और वो लड़की अब सुलग रही थी। मैंने तहैया किया कि ये शोला मुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं, और इसका अंजाम मैं ही तय करूंगी, खामोशी से नहीं, काबू पाकर। क्योंकि इल्म अगर एक गुमशुदा बच्ची के हाथ आ गया तो फिर वो हमारे जैसे लोगों की नींद हराम कर देगा, और मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। मुझे याद है वो कुछ दिनों से चुप थी, पहले से भी ज्यादा। उसके काम में वो रवानी ना रही, वो फुर्ती ना रही जो मैंने उससे सीख ली थी। मैंने एक सुबह नाश्ता देर से दिया तो वो निवाले बनाने में भी हाँफने लगी। मैंने झुंझुला कर कहा, अब बीमार बनने का ड्रामा शुरू कर दिया, पहले बच्ची के बहाने, अब बीमारी। उसने हल्के से सर हिलाया, बोली कुछ नहीं। मुझे ऐसे लोग सख्त नापसंद हैं जो शिकायत नहीं करते, क्योंकि उनकी खामोशी मुझे मुजरिम बनाने लगती है, और मैं कसूरवार नहीं होना चाहती। मेरे शौहर ने एक बार फिर पूछा, वो ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैंने फौरन तेज लहजे में कहा, डॉक्टर, हमारे खर्चे पर पहले ये मेहमान 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, अब वो भी हम दें? अगर इतनी ही फिक्र है तो जाकर किराए के घर में रख लो अपनी बहन को। इस पर वो चुप हो गया, जैसे वो अक्सर हो जाता था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुझे सिर्फ घर का निज़ाम अहम लगता था, और नंद इस निज़ाम में खलल बन चुकी थी। वो अब ज़्यादा वक्त चारपाई पर गुजारती, कभी खांसती, कभी सर्दी से कांपती, और मैं उसके लिए कंबल निकालने के बजाय खिड़की बंद कर देती। बच्ची हर वक्त माँ के साथ रहती, पढ़ाई भूल चुकी थी, सिर्फ माँ के सर पर पानी की पट्टियाँ रखती थी। एक दिन मैंने उसे दोपहर के वक्त छत से पानी लेते हुए देखा। मैंने गुस्से से कहा, नीचे आओ, तुम लोग अब दिन भर घर की छत पर भी घेरने लगे हो। बच्ची कुछ न बोली, सिर्फ झुकी आंखों से नीचे आई। पानी का लोटा संभालते संभालते लड़खड़ा भी गई। अगले चंद दिनों में उसकी हालत और बिगड़ गई। नंद हाँपते हुए झाड़ू देती और फर्श पर बैठकर कपड़े धोने लगती। मैं जानबूझकर उसके हिस्से के काम कम न करती, क्योंकि मेरे लिए कमजोरी का मतलब बहाना था, और ये बहाने मैं बर्दाश्त नहीं करती थी। एक दिन वो नाश्ता बना रही थी कि चूल्हे के पास गिर गई। मैं किचन में गई तो देखा बच्ची रोती हुई माँ का चेहरा साफ कर रही थी। मैंने पानी का छींटा मारा, उसे होश में लाई, फिर कहा, यह सब ड्रामा है, अगर वाकई तकलीफ होती तो बोलती, काम ना करने का बहाना है। शौहर ने जब पूछा तो मैंने साफ कह दिया, ये ड्रामे हैं, हमें ब्लैकमेल करने के लिए हैं, और अगर अस्पताल ले गए तो हम पर ही इल्ज़ाम आएगा कि हमने जुल्म किया। बेहतर यह है कि सब घर में ही निपटा लिया जाए। रात के वक्त नंद की सांस लेने की आवाज़ बदलने लगी। वो गहरी और लंबी सांसें ले रही थी, जैसे हवा खींच रही हो। बच्ची बार बार पानी दे रही थी उसे, दुआ पड़ रही थी, पाँव दबाई जा रही थी। मैं दरवाजे के पीछे से ये सब देख रही थी, लेकिन अंदर ना गई। मुझे लगा कि सुबह तक संभल जाएगी, मगर सुबह आई और वो संभलने के बजाय खामोश हो चुकी थी। जब बच्ची ने चीख मारी, अम्मी उठो, अम्मी आंखें खोलो, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो जा चुकी है। मैं कमरे में गई, उसकी लाश को देखा, चेहरा सुकून से खाली और आंखें बंद। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई थी और बार बार कह रही थी, अम्मी मैं पढ़ाई नहीं मांगूंगी, सिर्फ आंखें खोलो। मैंने लोगों को बुलाया, मोहल्लेदारों को इत्तला दी, सब आए, अफसोस किया और चले गए।
मैंने खुद उसकी तदफीन का बंदोबस्त किया, ना दिल से ना दिखावे से, बस जैसे कोई काम मुकम्मल किया जाता है। शौहर ने आखिरी दीदार किया लेकिन कुछ ना बोला। शायद उसे अंदाजा था कि इस घर की खामोशी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। बच्ची अब खामोश थी, जैसे उसके अंदर कुछ मर गया हो। मैंने उससे कहा, अब सिर्फ मेरी बात सुनोगी। माँ गई, अगर यहाँ रहना है तो सर झुकाकर, बगैर किसी जिद या सवाल के। वो कुछ न बोली, बस माँ की कब्र की तरफ देखती रही। मैं जानती थी नंद की मौत मेरे हाथ से नहीं हुई, वक्त ने मारा है। लेकिन यह भी सच है कि वक्त को धक्का मैंने दिया था और अब ये बच्ची मुकम्मल तौर पर मेरे इख्तियार में थी। उसे देखकर अब मुझे अपना घर गैर महफूज लगने लगा था। वो बच्ची नहीं रही थी, वो जवान हो चुकी थी। कद निकल आया था, चेहरे पर वो मासूम चमक थी जो नजरें खींचती है। मैंने कई बार देखा मेरी बेटी की नज़र भी उस पर पड़ती। एक दिन वो सहन में कपड़े फैला रही थी और मेरा बेटा छत से उसे देख रहा था। मैंने फौरन उसे बुलाया। कितनी बार कहा है, किताबों पर ध्यान दो, छत पर खड़े होकर वक्त ज़ाया मत किया करो। वो चौंका, मगर मैं जान गई कि मामला अब सिर्फ नज़र तक महदूद नहीं रहेगा। उसी शाम मैंने लड़की को किचन में बुलाकर कहा, तुम्हें घर के कपड़े पहनने हैं, इन जैसे फ्रॉक और दुपट्टों में मत आया करो। हमारे घर के उसूल हैं, उनका ख्याल रखना सीखो। उसने अदब से सर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वो सब समझ चुकी है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब वो मुझे चुभने लगी थी। किसी और की बेटी मेरे घर में बैठकर मेरे बेटे को अपनी तरफ मुतवज्जा करे, ये मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी बेटी को समझाया, अपने भाई पर नजर रखो, अगर वो उसके करीब आए तो मुझे फौरन बताना। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने लड़की को सहन में देखा और मेरा बेटा उसे पानी दे रहा था, सिर्फ पानी। लेकिन वही लम्हा मेरे लिए काफ़ी था। मेरे अंदर की औरत और माँ दोनों ही बेदार हो गई। शाम को जब सब घर वाले खाने के लिए जमा हुए, मैंने मौका देखकर हमला किया। बस बहुत हो गया, अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। जिसे पाल पोस कर यहाँ जगह दी, वही अब इज्जत के दर पे हो गई। तुम सबके सामने बताओ, क्या तुम्हारा मेरी बेटे से कोई ताल्लुक है? घर में खामोशी छा गई। लड़की का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो घबरा गई, मगर उसकी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकला। शायद उसे उम्मीद थी कि कोई उसके हक में बोलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे शौहर ने एक लम्हे के लिए आंख उठाई, फिर सर झुका दिया। बेटा खामोश रहा। शायद सच जानता था, लेकिन माँ के सामने बोलने की हिम्मत न थी। वो लड़की बस इतना बोली, खुदा का वास्ता है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसकी बात काट दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमने तुम्हें छत दी, रोटी दी, इज्जत दी, और तुमने हमारे बेटे को फांसने की कोशिश की। वो फिर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने हुक्म दिया कि अभी के अभी ये घर छोड़ दो। तुम जैसी लड़की हमारे घर की इज्जत के लिए खतरा है। वो खामोशी से पलटी। उसकी चप्पल कमरे में रह गई। मैंने दरवाज़ा खोला और उसे धक्के के बगैर ही बाहर कर दिया। गली में रात का वक्त था, तेज़ हवा चल रही थी और दरवाजे बंद हो रहे थे, मगर वो रुकी नहीं। कुछ कदम चली, फिर पलटकर घर की तरफ देखा, शायद आखिरी बार, और फिर आगे बढ़ गई। मैं दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, इज्जत सिर्फ घर की चार दीवारी से नहीं, किरदार से बनती है, और तुमने वो खो दी है। रात तक मेरे शौहर कमरे में खामोश बैठे रहे। उन्होंने न सवाल किया, ना मुदाखलत की। मुझे पता था अंदर कहीं उनके दिल में कोई दर्द तो ज़रूर होगा। ज़बान पर लाना उनके बस का नहीं था। मैं जीत चुकी थी, क्योंकि खामोशी भी मेरी फतह की मोहर थी। अगले दिन मेरे बेटे ने नाश्ता छोड़ दिया। मैंने कहा, जो माँ की इज्जत को ना समझे वो भूखा ही रहे तो बेहतर है। वो कुछ ना बोला, लेकिन उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जाती, जैसे वो सोच रहा हो कि कल जो निकली थी वो अब कहाँ होगी। 2 दिन हो चुके थे। वो लड़की दरवाजे से जा चुकी थी और मैंने कभी पलट कर नहीं देखा, लेकिन मोहल्ले की बातों में उसका जिक्र ज़रूर होता था। किसी ने बताया था कि रात को किसी ने उसे नाले के किनारे बैठे देखा। किसी ने कहा कि बस अड्डे के पीछे एक पेड़ के साए में लेटी थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे दरवाजे से जो निकलता है वो मेरे ख्यालों से भी निकल जाता है। मुझे बस इतना यकीन था कि वो लड़की अब सड़कों पर है। मेरे बेटे ने एक बार आहिस्ते से पूछा, अम्मी अगर वो भूखी हो? मैंने सख्ती से कहा, जिसमें गैरत हो वो भूख बर्दाश्त करता है, सवाल नहीं करता, और जिसमें सवाल हो वो इज्जत के काबिल नहीं होता। तीसरे दिन सूरज थोड़ा नरम था। वो सड़क किनारे बैठी थी, जिस्म कमज़ोर मगर आंखों में अब भी चमक थी। अचानक एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ। अंदर से आवाज़ आई, क्या तुम सफदर की बेटी हो? वो चौंकी, नज़र उठाकर देखा। एक नरम चेहरा, भारी मूछें, उम्र की झुर्रियाँ, मगर आंखों में पहचान। मैं तुम्हारे अब्बा का दोस्त हूँ। हमने एक साथ कारोबार शुरू किया था।
बाद में वो आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। तुम्हें पहचानने में देर नहीं लगी। वो खामोश रही, हल्का सा सर हिलाया जैसे नाम जानती हो। उस आदमी ने कहा, चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। कोई बात नहीं, सिर्फ बेटी समझकर। वो एक लम्हे को रुकी, फिर गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि सड़क पर अब मजीद कुछ बचा ही नहीं था और उस चेहरे में धोखा नहीं, माजी का अक्स नजर आ रहा था। जब वो उसके घर पहुंची तो छोटा सा दरवाजा, साफ सुथरा सहन और एक मुस्कुराती औरत ने दरवाजा खोला। ये सफदर की बेटी है, ये सफदर की बेटी है। अंदर आओ बेटा, तुम्हारे लिए कमरा तैयार है। उसे पहली बार एहसास हुआ कि रिश्ता खून से नहीं, नियत से जुड़ता है। उस औरत ने उसके हाथ पकड़े, गर्म दूध का गिलास दिया और कहा, बेटी अब आराम करो, जो तुम पर बीता वो अब पीछे रह गया। अगले दिन उसे नए कपड़े दिए गए, बालों में तेल लगाया गया और वो आईने के सामने खड़ी थी। बरसों बाद उसने अपने आप को इंसान की तरह महसूस किया। खाने की मेज पर सबने उसे बेटी कहा और वो एक लफ्ज भी ना बोली, सिर्फ नजरें झुकाए बैठी रही, जैसे शुक्रगुजार हो मगर अल्फाज उसके पास ना हो। इस घर के मर्द जो उसके वालिद के दोस्त थे, उन्होंने कहा, हम तुम्हें दोबारा पढ़ाएंगे। तुम्हारे वालिद चाहते थे कि तुम वकील बनो, हम उनका ख्वाब पूरा करेंगे। वो चुप रही, लेकिन आंखों में रोशनी आ गई। तालीम दोबारा शुरू हुई, पहले पुराने निसाब से, फिर नए स्कूल में दाखिला। सब हैरान थे। एक लड़की जो सड़क पर मिली अब किताबों में छुपी बैठी थी। वो दिन भर मेहनत करती, रात को खामोशी से अपने कमरे में मुताला करती। घर वाले उस पर फख्र महसूस करने लगे। कभी कभार मुझे ख्याल आता कि वो बच्ची अब बदल चुकी होगी, लेकिन जो चुप रहकर जीता है वो शोर मचाकर बदला नहीं लेता, सिस्टम बदल देता है। और वही अब होने जा रहा था। मैं घर से निकाली गई, नंगे पांव गलियों में निकाली गई लड़की अब दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो रही थी, और वो कदम इस बार सीधा मुस्तकबिल की तरफ जा रहे थे, खामोशी से, वकार के साथ। एक बार दरवाजे से निकाल दी जाए तो कोई भी लड़की गिर के रह जाती है, मगर कुछ दरवाजे बंद करने से सड़क खत्म नहीं होती, रास्ता बदल जाता है। वही लड़की जिसे मैंने अपने घर से निकाला अब कहीं किसी और छत के नीचे ना सिर्फ महफूज थी बल्कि आगे बढ़ रही थी। मुझे किसी मोहल्लेदार ने बताया, सफदर की बेटी अब वापस स्कूल जा रही है, रोजाना यूनिफॉर्म में नजर आती है, बाल ठीक से बंधे होते हैं, फाइल हाथ में होती है। मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट तो रखी, मगर अंदर कहीं एक चुभन जरूर थी। मेरे शौहर ने एक दिन अखबार का एक तराशा मुझे दिखाया। ये देखो, ये वही लड़की लगती है, यहाँ लिखा है यतीम बच्ची ने इंटर में बोर्ड में टॉप किया है। मैंने अखबार में इस पर रख दिया जैसे कोई फजूल बात हो। कहा, अखबार तो रोज नई कहानियां छापता है, क्या पता ये भी ऐसी ही हो। मगर मैं जानती थी ये वही है। मैं जानती थी मेरे लिए ये सब सुनना आसान नहीं था। मेरे अपने घर में मेरे बेटे की हालत खराब होने लगी थी। वो दिन रात गलियों में लड़कों के साथ घूमता, मोबाइल पर घंटों बातें करता और रात गए आता। मैंने कई बार पूछा, कहाँ रहते हो, ये कोई वक्त है घर आने का? वो सिर्फ दरवाजा बंद करता और कुछ न कहता। वही वक्त जब मैं अपने घर को संभालने में नाकाम हो रही थी। वो लड़की अब कानून की तालिबा बन चुकी थी। कॉलेज की दीवारों में उसकी मेहनत की गूंज थी। उसके लेक्चर सुनने लोग दूर से आते, प्रोफेसर उसकी तारीफ करते। ऐसी बेटी अगर किसी के घर में पैदा हो तो खानदान की नस्ल संवर जाए। एक दिन किसी ने बताया, अब वो प्रैक्टिस कर रही है, वकील बन गई है। मैंने खुद को तसल्ली दी, ठीक है, वकील तो बहुत बनते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है। लेकिन बात ये नहीं थी कि वो वकील बनी, बात ये थी कि वो अपनी मर्जी से अपनी शराइत पर बनी। मेरा बेटा अब घर आकर बहस करने लगा था, अम्मी आप हर वक्त दूसरों की जिंदगियों में क्यों झांकती रहती हैं, कभी खुद पर भी नजर डालें। मैंने तैश में कहा, मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया, तुम्हारे लिए ही उस लड़की को घर से निकाला ताकि तुम्हारा ध्यान न भटके, और तुमने आज उन्हीं बातों का ताना बना दिया। उसने सर झटक कर कहा, आपने जो किया वो अपनी सोच के मुताबिक किया। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, आपके उसूलों पर नहीं। मैं खामोश हो गई क्योंकि उस दिन मुझे लगा मेरा अपना बेटा भी मेरे मुकाबिल खड़ा हो चुका है। कुछ महीने के बाद मैंने सुना वो अब जज बन गई है। मैंने चौंक कर कहा, जज, ये कैसे हो सकता है? शौहर ने सर हिलाया, सुना है कम उम्री में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली खातून बन गई है, सब तारीफ करते हैं उसकी अदल परस्ती की। मैंने अखबार में उसका इंटरव्यू पढ़ा। उसने कहा, मेरी माँ ने मुझे खामोशी में जीना सिखाया और कानून ने मुझे इंसाफ से जीतना सिखाया। ये वो जुमला था जिसने मुझे रात देर तक सोने न दिया। मैंने सोचा, मैंने जिसे कमजोर समझकर निकाला वो सबसे ताकतवर बन गई। अब वो किसी अदालत की कुर्सी पर बैठी थी, जज बनकर फैसला करती, कानून पर अमल करवाती, और मैं रोज अपने बेटे को मोबाइल पर
किसी नई परेशानी का सामना करती। स्कूल से निकाला जा चुका था, मोहल्ले में बदनाम हो चुका था और अब घर में दरवाजा बंद करके दिन गुजारने लगा था। घरों को सिर्फ दीवारें नहीं बचाती, किरदार बचाते हैं, और जब किरदार डोलने लगे तो दीवारें सिर्फ तमाशाई रह जाती हैं। मैंने अपना बेटा बहुत चाह से पाला था, अपने ख्वाबों का अक्स उसकी आंखों में देखा था। लेकिन जब वो दिन आया कि पुलिस मेरे दरवाजे पर आई तो मुझे लगा मेरी सारी इमारत जमीन बोस हो गई है। पुलिस वाले ने कहा, बीबी, आपका बेटा कुछ लड़कों के साथ हिरासत में है। छापे के दौरान एक होटल से पकड़ा गया है। इल्जाम है कि वो अगवा और ज्यादती में मुलविस गिरोह के साथ पाया गया है। मैंने दरवाजे की चौखट पकड़ ली। ये वो जुमला था जिसकी मुझे कभी उम्मीद न थी। मैंने रोका, टोका, कभी समझाया, कभी डराया, मगर ये सब काफी नहीं निकला। वो मुझसे दूर हो चुका था, लेकिन इतना दूर ये सोचा ना था। पुलिस वाले ने कहा, अदालत में केस चलेगा, अगर लड़का बेगुनाह हुआ तो छूट जाएगा, वरना सजा तय है। मैं थाने पहुंची। मेरे बेटे को हथकड़ी में देखकर कलेजा मुंह को आ गया। वो नजरें झुकाकर बैठा था, जैसे खुद भी जानता हो कि वो कहाँ खड़ा है। मैंने उसे झिंझोड़ा, ये क्या कर दिया? किसकी सोहबत में चले गए थे? क्या मैंने ये दिन देखने के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था? वो बोला नहीं, बस एक ठंडी सांस भरी। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, वो लोग दोस्त थे, मैं बस साथ था। मैं पुलिस वाले से चीखी, ये गलत है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, इस पर इल्जाम झूठा है। लेकिन वहां कोई ऐसा न था जो मेरी बात पर यकीन करता। मैं वही औरत बन चुकी थी जो अब दरवाजों पर खड़ी रहम मांग रही थी। अदालत का दिन आया। मैंने चादर सर पर ली, अपनी हैसियत से ज्यादा सादा कपड़े पहने, दिल में दुआ, जबान पर सच और हाथों में बेटे की तस्वीर। मुझे नहीं मालूम था कि जिस अदालत में मैं इंसाफ मांगने जा रही हूँ वहां मेरी माजी का हिसाब भी खुला रखा होगा। मैं अदालत के कमरा नंबर 7 में दाखिल हुई। कदम जैसे बोझ बन चुके थे। बेटे के साथ आई थी, केस आखिरी मरहले में था, लेकिन दिल में डर अपनी जगह पर कायम था। कमरे में नीम तारीकी और खामोशी थी, मगर जैसे वक्त खुद चलना भूल गया था। जैसे ही जज अंदर दाखिल हुई, मेरी नजरें उसकी तरफ उठी और वहीं जम गई। चेहरा वही था, लेकिन अंदाज बदल चुका था। अब ना वो घर के किसी कोने में दुबक कर बैठने वाली लड़की थी, न मेरी आवाज से लरसने वाली। अब वो अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठी थी जैसे इंसाफ का पैकर हो। मैं साकत रह गई और जबान खुश हो गई। जज बन चुकी थी वो, और मैं उसके सामने एक मुलजिम की माँ। मेरे बेटे ने भी पहचान लिया। उसकी गर्दन थोड़ी झुकी, शायद वो भी जानता था कि वो लड़की कौन थी। मगर सबसे हैरान कुन बात यह थी कि उसके चेहरे पर कोई तासुर न था, न कोई अलामत, न कोई गुस्सा, न ही कोई हमदर्दी। सिर्फ कानून बोल रहा था। केस की समाअत शुरू हुई। गवाह पेश किए गए, पुलिस अफसर ने बयानिया दिया, शवाहिद पेश किए गए। मैं दिल दिल में दुआएं पढ़ती रही और बार बार अपने बेटे की तरफ देखती जो सर झुकाए बैठा था। वकील सफाई ने कहा, मेरे मौकिल मौके पर मौजूद जरूर था, मगर उसने कभी मुजरिमाना हरकत में शिरकत नहीं की, उसे सिर्फ हालात ने घेर लिया। प्रोसिक्यूटर ने कहा, हालात के अंदर मौजूदगी भी जुर्म के दायरे में आती है, खास तौर पर जब वो लोग वाज़ेह तौर पर मुजरिम हों। जज ने अपनी नजरें फाइल पर जमा दी। उसकी आंखें बारीक शीशे के चश्मे के पीछे थी, जैसे हर लफ्ज, हर नुक्ता और हर पहलू को दिल से नहीं दिमाग से परखा जा रहा हो। कभी कभी वो सर उठाकर सवाल करती, उस वक्त के कैमरा फुटेज में ये लड़का किस जाविये पर मौजूद था? क्या इसका कोई सबूत है कि ये वाकये में शरीक नहीं था? इन सवालात में कोई जाती जज्बा नहीं था, सिर्फ कानूनी तकाजे थे। अदालत में मौजूद लोग मुझे देखते, फिर उसे देखते। शायद सबको यही सवाल था कि यह कैसे मुमकिन है जिसे उस औरत ने बेइज्जती से निकाला था। वो आज इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर बगैर किसी ताज्जुब के फैसला कर रही थी। फैसला सुनाने का वक्त आया। जज ने सब पर नजरें डाली, फिर फैसला पढ़ा। मुलजिम बराह रास्त जुर्म में शरीक नहीं पाया गया, मगर उसकी मौजूदगी गैर मुनासिब और मुश्तबा है। कानून ऐसे मौके पर सख्ती की इजाज़त देता है, लेकिन चूंकि बराह रास्त सबूत उसके खिलाफ नहीं, लिहाजा उसे तंबीह के साथ बरी किया जाता है। ताहम उसके दीगर साथी मुकम्मल तौर पर जुर्म में शरीक पाए गए और उन्हें सज़ा सुनाई जाती है। कमरे अदालत में खामोशी छा गई। मैंने बेख्तियार कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, मगर मेरी आंखों में शर्मिंदगी की चुभन ज्यादा थी। मेरी नजरों ने दोबारा जज की तरफ देखा और इस बार दिल की आवाज आई। यही वो लम्हा था जिससे मैं हमेशा भागती रही। मैंने देखा वो अपनी फाइल बंद कर चुकी थी। आंखों में फतह नहीं, सुकून था, जैसे वो सिर्फ अपना फर्ज पूरा करके जा रही हो। कोई गुरूर नहीं, कोई ताना नहीं, सिर्फ खामोशी। वही खामोशी जो उसने मेरे घर के दरवाजे पर सहकर गुजारी थी। आज अदालत की मेज पर
पूरी शान से खड़ी थी। अदालत बर्खास्त हुई, लोग उठे, वकला फाइलें समेटने लगे। मैं थोड़ी देर वहीं बैठी रही, जैसे कदमों ने जमीन छोड़ दी हो। बेटे ने आहिस्ता से मेरा बाजू पकड़ा। चले अम्मी। मैं उठी, मगर सर झुका हुआ था। बाहर निकलते हुए एक रिपोर्टर ने मेरे बेटे से सवाल किया, आपको कैसा लग रहा है? जज वही लड़की निकली जिसे आपकी माँ ने घर से निकाला था। उसने बगैर कुछ कहे सिर्फ इतना कहा। वो जज नहीं, हमारे माजी का आईना है। अदालत से बाहर आते हुए कदम खुद से भारी हो चुके थे। मेरे बेटे ने गाड़ी की तरफ इशारा किया, मगर मैंने कहा, मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दो। मैं इमारत के पिछली तरफ बने लॉन में जाकर बैठ गई। वहां सब्ज घास पर एक वकील अपने शागिर्द को कानून के नुकात समझा रहा था। कहीं फासले पर एक माँ बच्चे को चुप करवा रही थी। जिंदगी मामूल पर थी, लेकिन मेरे लिए कुछ भी मामूल पर नहीं था। मेरे दिल में अजीब सी कश्मकश थी। एक तरफ वो लड़की थी जिसे मैंने अपने घर से धुतकारा था, और आज वो कानून की कुर्सी पर बैठी थी। दूसरी तरफ मेरा बेटा था, जो गुमराही के दहाने से लौटा था, लेकिन एतमाद खो चुका था। मुझे फैसला करना था कि क्या मैं इस शिकस्त को अंदर ही अंदर सहूं या उससे नजरें मिलाकर अपनी हार को कबूल कर लूं। मैंने फैसला किया कि मैं उससे मिलूंगी। इस बार दरवाजा मैं बंद नहीं करूंगी, उसकी दहलीज पर खुद जाऊंगी। अब जज के चैम्बर की दहलीज पर मैंने कोर्ट ऑफिस में दरखास्त दी, मैडम जज से चंद लम्हे की मुलाकात दरकार है। क्लर्क ने ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे अंदाजा लगा रहा हो कि मैं कौन हूं। फिर अंदर पैगाम भेजा। कुछ देर के बाद इजाजत मिली। दरवाजा खुला, मैं अंदर दाखिल हुई। सामने वो बैठी थी, अपने ऑफिस डेस्क के पीछे, बाल बंधे हुए, फाइलें तरतीब से रखी हुई, और सामने मेज पर एक छोटा सा कुरान रखा था। मेरी आवाज कांप रही थी। मुझे आपसे कुछ कहना है। उसने सर उठाया, फिर खामोशी से मुझे देखने लगी। आंखों में कोई हैरत नहीं थी, जैसे वो जानती थी कि मैं आऊंगी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, हाथ जोड़ लिए। मैं वही हूं जिसने तुम पर जुल्म किए, ताने दिए, तुम्हें घर से निकाला। आज तुम जिस मकाम पर हो वो तुम्हारी मेहनत है, लेकिन मेरी शर्मिंदगी भी। मुझे माफ कर दो। उसने नजरें हटाए बगैर कहा, बैठ जाए मामी, पानी पी लीजिए। वही लहजा, वही नरमी, मगर अब उसमें इख्तियार था। मैं बैठ गई, आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कहा, मेरी झूठी अना ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने तुम्हारे हक को अपनी गैरत का मसला बना लिया, तुम्हें घर से निकाला, और आज मेरा अपना बेटा हाथ से निकल गया। तुमने इंसाफ किया, बदला नहीं लिया, यही तुम्हारी बड़ाई है। उसने गहरी सांस ली और कहा, जो कुछ हुआ वो सब माजी है। माजी को दोहराना मेरे इख्तियार में है, लेकिन मेरा मकसद इंसाफ था, इंतकाम नहीं। मैंने वही किया जो मेरा फर्ज था। मैंने लरसते हुए कहा, आज अगर तुम चाहो तो मुझे जलील कर सकती हो, सजा दे सकती हो, सब कुछ मुझसे छीन सकती हो, लेकिन तुमने इंसाफ किया, कोई ताना नहीं दिया। वो खामोश रही। चंद लम्हों के बाद मैंने कहा, चलो वापस घर चलो, जो कुछ हुआ भूल जाते हैं। तुम उस घर की बेटी हो, अब घर वापस आ जाओ। इस बार उसने नजर नीचे कर ली और आहिस्ता से कहा, जहां इज्जत ना मिले वहां वापस जाना खुद से बेवफाई है। आपने जो किया उसने मुझे मजबूत जरूर बनाया, लेकिन उस घर की दहलीज पर मेरे लिए कभी वकार नहीं था। अब मुझे वहां वापस जाकर फिर वो सब नहीं दोहराना। मैंने आजिजी से कहा, मैंने सब कुछ खो दिया, तुम्हें खो दिया, बेटे को बिगाड़ दिया, शौहर खामोश हो चुका है और बेटी मुझसे आंख नहीं मिलाती। मैं सबकी निगाह में हार चुकी हूँ, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। उसने पानी का गिलास आगे बढ़ाते हुए कहा, मामी मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन जो इज्जत एक बार टूट जाए वो कभी वैसी नहीं रहती। मैं आपको इल्ज़ाम नहीं देती, बल्कि शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे वो मकाम हासिल करने पर मजबूर किया जिसका मैं सिर्फ ख्वाब देख सकती थी। मैं खामोश हो गई। दिल में कई लफ्ज़ थे, मगर ज़बान पर सिर्फ पछतावा रह गया। चैम्बर की घड़ी की सुइयां चल रही थी, जैसे वक्त मेरी बेबसी पर हंस रहा हो। मैंने खुद को संभाला, पर्स उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बाहर निकलते हुए पलटकर कहा, अगर कभी मेरा दरवाज़ा बजाओ तो ये जान लेना कि अब मैं तुम्हें धुतकारूंगी नहीं। उसने आहिस्ता से कहा, अब मुझे दरवाजे नहीं बजाने, मैं जहाँ जाती हूँ दरवाजे खुद खुलते हैं। मैं बाहर आई, धूप तेज थी, मेरी आंखें जलने लगी। शायद वो रोशनी अब ज्यादा लगने लगी थी, क्योंकि सच सामने खड़ा था और मैं उसके सामने कमजोर। मैंने सोचा ये अदल था या इंतकाम, लेकिन सच तो ये था कि यह अदल था, बिल्कुल वही जो मैंने कभी किसी को नहीं दिया। और आज जब उसने मुझे वो दिया जो मैंने कभी किसी को नहीं दिया, माफी, वकार और खामोशी, तब जाके समझ आया कि असल इंसाफ वही होता है
जो दुश्मन के लिए भी बराबरी का हो। अब मैं जान चुकी थी कि मैं हार गई और वो जीत गई, मगर बगैर लड़े, बगैर बोले, सिर्फ अदल से। जब किसी के माथे से बदनामी का दाग मिट जाए और वो इज्जत की ज़बान बोलने लगे तो दुनिया का रवैया खुद ब खुद बदल जाता है। वही लड़की जिसे मैंने दरवाजे से निकाला था अब हर महफिल में इज्जत से बुलाई जाती थी। लोग उसका जिक्र फख्र से करते थे। मैं अक्सर सुन लेती, कितनी बावकार जज है, फैसले ऐसे करती है जैसे खुद पर गुजर रही हो। शहर की एक मारूफ फलाही तंजीम ने उसके नाम पर स्कॉलरशिप शुरू की। टीवी पर उसका इंटरव्यू चलता तो मैं आवाज़ कम कर देती, जैसे खुद से नजरें चुरा रही हूँ। कभी कभी ऐसा लगता जैसे हर लफ्ज़ मेरे खिलाफ गवाही दे रहा हो, लेकिन वो कभी मेरे बारे में बोली ही नहीं। यही उसकी खामोश फतह थी। इसी दौरान मैंने सुना उसके वालिद के पुराने दोस्त उसके लिए रिश्ता लेकर आए थे। लड़का यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, शरीफ, सादा मिजाज और खुश अखलाक। न सिर्फ तालीम याफ्ता बल्कि सुलझी हुई सोच रखने वाला। लड़की ने पहला इनकार किया क्योंकि अब वो किसी रिश्ते की मोहताज नहीं थी। उसके लिए ज़िंदगी एक फ़र्द वाहिद की जंग थी और वो जीत चुकी थी। लेकिन जब वालिद के दोस्त ने कहा, बेटी तुमने सब कुछ तन्हा सहा है, अब खुशी किसी के साथ बांटने का वक्त है, तो वो खामोश हो गई। फिर दिनों के बाद उसने रजामंदी ज़ाहिर की। मेरे लिए ये बात हैरान कुन थी, मगर दिल से खुशी भी हुई। शायद पहली बार मैंने उसके लिए बगैर हसद एक माँ जैसा जज्बा महसूस किया। शादी की तैयारी सादगी से हुई, मगर वकार के साथ। कोई नुमाइश नहीं, कोई शहनाई नहीं, बस चंद करीबी लोग और सच्चाइयों से भरा माहौल। वो और उसी लिबास में भी मुख्तलिफ लगती थी। आंखों में एतमाद, चेहरे पर सुकून और वजूद में मुकम्मल खुद मुख्तारी। रात को खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। मैं बिस्तर पर बैठी सोच रही थी कि वो लड़की अब एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। मोहल्ले भर में उसकी शादी का चर्चा था। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। लोग कह रहे थे क्या किस्मत पाई है और कैसा सब्र रखा उसने। मैं ये सब सुनती और चुप रहती। अब बोलने को मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। शादी से एक दिन पहले जब बाकी सब लड़कियां मेहंदी की तैयारियों में मसरूफ थीं, जब सारे लोग सामान तरतीब दे रहे थे, वो लड़की खामोशी से तैयार हुई, सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ा और अपने वालिद के दोस्त से कहा, मुझे माँ के पास जाना है। उस आदमी ने गाड़ी निकाली और खामोशी से उसे कब्रिस्तान ले गया। किसी ने रोका ही नहीं, किसी ने सवाल ही नहीं किया। वो खुद जानते थे कि आज की शाम वो किसी से नहीं, सिर्फ अपनी माँ से बात करना चाहती है। कब्रिस्तान का वो गोशा जहाँ उसकी माँ दफन थी बहुत खामोश और सुनसान था। वहाँ कोई हंगामा नहीं, कोई फख्र नहीं, सिर्फ खाक की वो चादर थी जिसने एक अजीम औरत को अपने अंदर छुपा लिया था। लड़की ने चादर संभाली, आहिस्ता से घुटनों के बल बैठी और माँ की कब्र के सामने हाथ जोड़ लिए। अम्मी, मैं आ गई हूँ। हवा थमी हुई थी और उसकी आवाज़ जैसे उस सुकूत में गूंज गई। अम्मी, आप तो बहुत कमज़ोर थी, फिर भी मेरे खातिर सब सह गई। मैं तो आपसे कहे बगैर घर से निकाली गई, मगर आपने अपनी ज़िंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी। फूलों की पत्तियां जो वो साथ लाई थी कब्र पर रखी, न कोई रस्मी बात, न तस्वीरें, सिर्फ एक सच्चाई जो आज ज़मीन पर नहीं आसमान पर सुनाई जा रही थी। आज आपकी बेटी सुरखरू हो गई है। वो सब जो आपके बाद मुझ पर गुजरा मैंने संभाल लिया और आपका ख्वाब पूरा कर लिया। फिर उसने हाथ उठाए और लंबी खामोशी में एक तवील दुआ मांगी। लब हिल रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे सब्र का बोझ उतर चुका हो, जैसे जिंदगी अपना हिसाब मुकम्मल कर चुकी हो। मैं दूर एक दरख्त के नीचे खड़ी थी। हाँ, मैं भी कब्रिस्तान आई थी। किसी ने बताया कि वो वहां गई है। दिल में हलचल हुई और मैं पीछे पीछे चल पड़ी, चुपचाप, बिना उसे बताए। मैंने उसे कभी इतनी पुरसुकून हालत में नहीं देखा था। सफ़ेद लिबास में वो यूं लग रही थी जैसे वक्त ने उसे खुद तराशा हो। अम्मी, कल मेरी शादी है। मैं उस घर में जा रही हूँ जहाँ मेरे ख्वाबों को इज्जत मिलेगी, जहाँ मैं कोई बोझ नहीं होंगी बल्कि फ़ख्र बनूंगी। उसने कब्र को आहिस्ता से छुआ और कहा, मेरी कामयाबी आपकी सब्र की बदौलत है। अगर आपने हिम्मत ना दी होती तो मैं कभी इतना आगे ना जा पाती। फिर वो खामोशी से उठी, दुपट्टा दुरुस्त किया और मिट्टी की खुशबू को अपने हाथों पर महसूस किया। वो मुड़कर जाने लगी तो एक लम्हे को रुकी, आसमान की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अम्मी। और उसी लम्हे मस्जिद से आज़ान की आवाज़ उभरी, जैसे वक्त ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया हो। मैंने पीछे हटते हुए दिली दिल में कहा, यही वो बेटी है जिसे मैंने पहचानने में उम्र लगा दी। उसका सफ़ेद दुपट्टा
हवा में लहरा रहा था। कदम जमीन पर मजबूती से जमे थे और निगाहें सीधी थी। उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब उसे माजी नहीं, सिर्फ मुस्तकबिल देखना था। मैं उसकी माँ की कब्र के करीब जाकर चंद लम्हे रुकी। पहली बार उस औरत की कुर्बानी की गहराई को समझा। वो औरत जिसे मैंने हमेशा कमजोर समझा, उसकी खामोशी आज मेरी रूह पर बोझ बन चुकी थी। बहन, तुमने वाकई एक अजीम बेटी छोड़ी है। मैंने उसे कभी अपना न माना, मगर उसने हमें वो सबक सिखाया जो हमारी नस्लें भी याद रखेंगी। जब अजान खत्म हुई तो मैं भी वापस चल पड़ी। मेरे अंदर एक अजीब सी खाली जगह भर गई थी, शायद अफसोस से, शायद एहसास से, या शायद उस शिकस्त से जिसे मैं आखिरकार मान चुकी थी। अगली सुबह जब वो दुल्हन बनी तो मैंने दूर खड़े होकर सिर्फ एक दुआ की, अल्लाह इसे वो सुकून दे जो मैं कभी न दे सकी। और जब नरेटर की आवाज उभरी, जैसे वक्त ने खुद फैसला दिया हो, जुल्म का अंजाम, रुसवाई और अदल की खामोश जंग आखिरकार जीत गई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।